हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। क्लास 8 की हिस्ट्री। चैप्टर का नाम है वीवर, आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ओनर। यहाँ पे ट्रेडिंग शिप दिखाई गई है इन 17th सेंचुरी ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात। दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के टाइम में। ऐसा कुछ इंडिया का जो क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री था, फोकसिंग ऑन टू इंडस्ट्री, दैट इज टेक्सटाइल एज वेल एज आयरन एंड स्टील। Both these industry were crucial for the industrial revolution in modern world. आज के टाइम में भी ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन मतलब उन्होंने कॉटन की जो मशीन थी वो सब ले आए थे इन 19th सेंचुरी में। एंड व्हेन इट्स आयरन एंड स्टील स्टार्टेड ग्रोइंग अप 1850 के आसपास, ब्रिटेन कम टू बी नोन एज वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये आपका ब्रिटेन को जाना जाता है, आपको याद रखना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन had close connection with the conquest and colonization of India। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। चैप्टर नंबर सेकंड में हमने देखा था हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्टेड इन ट्रेड लेड टू द ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी, कि वो कैसे वो ट्रेड से ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी में आए हैं। एंड हाउ द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज ओवर द डिकेड्स, और कैसे आपका जो ट्रेड का पैटर्न है बहुत सारे सालों तक चेंज हुआ है। द लेट 18th सेंचुरी में कंपनी वाज बाइंग गुड्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग देम टू इंग्लैंड एज वेल एज यूरोप में भी, मेकिंग प्रॉफिट थ्रू द सेल। And with the growth of industrial production, British industrialists जो थे began to see India as a vast market for their industrial product। उसके बाद जब वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उन्होंने सोचा जो हम गुड्स यहाँ पे तैयार कर रहे हैं इनको हम इंडिया में बेच सकते हैं। एंड ओवर द टाइम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन began flooding इंडिया, इंडिया में आने लगे। हाउ डिड दिस अफेक्ट द इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट। ये आपका पटोला व्यू बेसिकली मिड 19th सेंचुरी का सूरत, अहमदाबाद और यहाँ पे हाईली वैल्यू इंडोनेशिया में था एंड बिकम द लोकल वीविंग ट्रेडिशन ईयर। डिजाइनिंग वगैरह भी कैंसी कितनी आर्टिस्टिक। लेट अस लुक एट टेक्सटाइल प्रोडक्शन में पहले देखते हैं 1750 के आसपास, बिफोर द ब्रिटिश कंकेस्ट, जो बंगाल को नहीं किया था कंकेस्ट, उससे पहले इंडिया वाज बाय फॉर द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल में। एंड इंडिया की जो टेक्सटाइल थी हैज बीन रिनोव्ड बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी थी इनके अंदर एंड एक्सक्यूसाइड द क्राफ्टमैनशिप, बहुत तकड़ी इसमें हम बोल सकते कलाकारी थी। दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया, जैसे जावा, सुमात्रा एंड पेगांग, पेनांग यहाँ पे बेची जाती थी, वेस्ट एशिया में और सेंट्रल एशिया में भी। एंड फ्रॉम 16th सेंचुरी से यूरोपियन ट्रेडर्स, ट्रेडिंग जो कंपनी थी, बिगेन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल, उन्होंने स्टार्ट कर दिया खरीदना यहाँ से और यूरोप में उसको सेल करते थे एंड बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। मेमोरीज ऑफ दिस फ्लरिशिंग ट्रेड जो थी इन क्राफ्टमैनशिप ऑफ इंडियन वीवर इज प्रिजर्व्ड इन मैनी वर्ड्स स्टिल करंट इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में था एंड अदर लैंग्वेज में भी। इट इज इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड्स एंड सी व्हाट दे टेल अस। देखते हैं कहां से स्टोरी स्टार्ट हो। वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज। देखते हैं यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर्ड फाइन कॉटन, जो कॉटन के क्लॉथ थे, फ्रॉम इंडिया, जो कौन लेके जाता था, अरब्स मर्चेंट, इन मोसुल्स, जो प्रेजेंट डे इराक में है। सो दे बिगेन रेफरिंग टू ऑल फाइनली वोवन जो टेक्सटाइल थी उसको मुस्लिन बोलने लगे। तो मुस्लिम, मुस्लिन यूपीएससी पूछ सकती है किसको बोलते थे, फाइन टेक्सटाइल को, बहुत ही तकड़ी। फिर ये इसका नाम जो था वो एक लोकेशन से पड़ गया। and a word that acquired wide currency, and when Portuguese first came to India in search of spices के लिए आए थे, they landed in Calicut। कहाँ पे, केरला में सबसे पहले वो आए, जो कि साउथ वेस्ट कोस्ट है इंडिया की। एंड कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक बैक टू यूरोप along with the spices came to be called, इसको क्या बोलते थे, कैलिको, इसका मतलब कैलिकट से ही निकला। एंड सब्सिक्वेंटली कैलिको बिकम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल, उसके बाद कैलिको नाम सभी कॉटन टेक्सटाइल के लिए रेफर किया जाने लगा। देयर आर मेनी अदर वर्ड्स भी हैं, मच पॉइंट टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन वेस्टर्न मार्केट। फिगर 3 में आपने देख लिया होगा, या फिर नीचे हो सकता है, वहाँ पे रेट वगैरह दिखा रखे हैं। यहाँ पे एक ऑर्डर बुक है दैट ईस्ट इंडिया कंपनी सेंड टू द रिप्रेजेंटेटिव इन कलकत्ता इन 1730 में। द ऑर्डर ईयर वाज 5,89,000 pieces of cloth के थे ये। एंड ब्राउजिंग through the order book you have seen in list of 98 variety of cotton and silk cloth, ये kind of will हम बोल सकते हैं। these were known by their common name in the European trade as a piece good, usually वो clothes that are 20 yards long and 1 yard wide। इतना ही नहीं, कुछ है कितना यार्ड वो था,
यहाँ पे देख सकते हो कितनी लंबी लिस्ट यहाँ पे लिखी हुई। A page from the order of East India Company 1730 में। Notice how each item in the order book was carefully priced in London. लंदन में कितना carefully priced था, and these order had to be placed in 2 years in advance. 2 साल पहले इनका एडवांस देना पड़ता था। ये है जमादरी व्यूज, जो कि फाइन मुस्लिम कैटेगरी का है। ढाका और बंगाल और लखनऊ के आसपास इसको तैयार किया जाता है। नाउ लुक एट द नेम ऑफ डिफरेंट वेराइटी, जो कि इस बुक में है ऊपर के। अमंग द पीस ऑर्डर हुए थे इसमें बल्क और प्रिंटेड क्लोथ, ज्यादातर किसको मंगवाया गया है, दैट इज इसको छींट बोलते हैं हम देसी भाषा में। कोयस बोल सकते हैं इसको, खासा बोलते हैं, खेस बोल सकते हो, बंदाना, आप लोग ये नाम जानते हो। डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म छींट का क्या मतलब है? इट डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड दैट इज छींट, ए क्लॉथ विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरिंग। बिल्कुल स्मॉल स्मॉल मतलब प्रिंटेड को हम बोल सकते हैं इस टाइप से। व्हाइट पे अगर ये है तो ये भी एक काइंड ऑफ छींट हम बोल सकते हैं। फ्रॉम 1682 दे स्टार्टेड ए क्रेज फॉर प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की बहुत ज्यादा डिमांड थी इंग्लैंड एंड यूरोप, मेनली एक्विसिट फ्लोरल डिजाइन के लिए, जिसमें फाइन टेक्सचर था एंड रिलेटिव चीप भी था। रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन, ये भी इंडिया के फैब्रिक को पहन रहे थे। सिमिलरली बंदाना क्या होता है, नाउ रेफर टू एनी ब्राइटेड कलर एंड प्रिंटेड स्कार्फ बोल सकते हैं फॉर द नेक और हेड के लिए। ओरिजिनली द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, जो वर्ड कौन सा था, बंधा, मतलब टाइंग के लिए, एंड रेफर टू ए वेराइटी ब्राइटली कलर्ड क्लॉथ प्रोड्यूस थ्रू द मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग, से इसको प्रोड्यूस किया जाता था। प्रिंटेड डिजाइन ऑफ ए फाइन शीट, आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश का ही बंदाना इस टाइप से डिजाइन। ये दो हैं, इनको बीच से ऊपर रखा है। देयर आर अदर क्लॉथ इन द मार्केट बुक जो था, देयर वर प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या था, कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, ओडिशा एंड जयपुर। The widespread use of such words shows that popular Indian textile had become in different part of the world. Indian textile in European market, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा। By the early 18th century में worried by the Indian popularity of Indian textile से जो यूरोप के मार्केट थे वो डरे हुए थे यहाँ की वुल और सिल्क मेकर से, इन इंग्लैंड began protesting against the import of Indian cotton textile। हमारे अगेन वो कि आप इनका सामान यहाँ लाना बंद करो, क्योंकि ये कंपटीशन दे रहा है एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनेक्ट कर दिया एक लेजिस्लेशन, एक लॉ बना दिया बैनिंग द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल। मतलब इसके लिए इंडिया की जो कॉटन टेक्सटाइल थी इतना डरे हुए थे कि वहां पे लेजिस्लेशन लेके आए पड़े। जैसे चीट को इंग्लैंड में बंद कर दिया गया, एंड इंटरेस्टिंगली इस एक्ट को इन्होंने क्या बोला, कैलिको एक्ट। यूपीएससी कन्फ्रेम में क्वेश्चन, व्हाट वाज कैलिको एक्ट, इट वाज रिगार्डिंग टेक्सटाइल बस। And at this time, textile industry had just began to develop in England. But इंग्लैंड में जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, एंड इंडिया वाले दो दो साल पहले तो ऑर्डर ले रहे हैं तैयार करने का, यू कैन थिंक। बट आफ्टर दैट जब यहाँ पे मैकेनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद इंडिया में जो कंडीशन ये लोग करेंगे उसको हम डिस्कस आगे देखते हैं। अनेबल टू compete with the Indian textile, English producer wanted to secure market within the country by preventing the entry of Indian textile, कि इनको प्रिवेंट किया जाए। The first to grow under government protection was the calico printing industry, को सबसे पहले प्रोटेक्ट किया इंडियन डिजाइन को, were now imitated and printing in England on white muslin पे, on plain and bleached Indian cloth पे। एक नाम आएगा स्पिनिंग, यानी क्या होता है, एक मशीन होती है, बस टोपल याद रखना है। इसमें बाय विच ए सिंगल वर्कर could operate several spindles onto which thread was spun, and when the wheel was turned all the spindle rotate, सारे स्पिंडल रोटेट करेंगे। तो एक मशीन थी बस। कंपटीशन विद द इंडियन टेक्सटाइल also led to search for technological innovation, कहाँ पे आया था, इंग्लैंड में। In 1764 spinning jenny was invented by John Cain, इसको इन्वेंट किया था, which increased the productivity of traditional spindles, and the invention of the steam engine किसने किया था, रिचर्ड आर्थरेट ने 1786 में revolutionized the cotton textile weaving को। Cloth could now be worn in immense quantities and cheaply be available। However, Indian textile continue to dominate the world, इतना भी याद रखना है कि इंडियन अभी भी डोमिनेट कर रहे थे वर्ल्ड को।
जो ट्रेड था टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी के एंड तक यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी डच, फ्रेंच और इंग्लिश ने मेड एनॉर्मस प्रॉफिट आउट ऑफ फ्लोरिशिंग ट्रेड से बहुत सारे इन्होंने प्रॉफिट बनाया है। दीज कंपनी परचेज कॉटन एंड सिल्क इंडिया से एंड इंपोर्टिंग सिल्वर, यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर वो लेके आते थे। बट एज यू नो व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी gain the political power in Bengal, it is no longer had to be import precious metal to buy Indian goods. उन्होंने फिर बंद कर दी, यहाँ से जो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे उसी से ये ट्रेडिंग करते थे। Instead they collected revenue from peasant and zamindar in India and used this revenue to buy Indian textile. A view from the Dutch settlement in Cochin 17th century. You can see इंडिया में भी ऐसा कुछ था। कहाँ कहाँ पे मेजर सेंटर बने हैं वीविंग के लेट 18th सेंचुरी में? पंजाब में लाहौर का, सरहिंद एंड जयपुर, आगरा, पटना। मतलब प्लेन व्हाइट के लिए था चेक व्हाइट, इतना डीपली नहीं जाए कौन सा प्लेन व्हाइट के लिए, लेकिन ये सारे टेक्सटाइल के हैं तो इनके नाम एक बार थोड़ा बहुत देख लें। If you look at the map, you will notice textile production was concentrated in four regions. जैसे early 19th century में बंगाल was the main center, located along the numerous river यहाँ पे थी। प्रोडक्शन सेंटर ऑफ बंगाल could easily transport wood from distance place क्योंकि शिप वगैरह आती थी। Do not forget that in early 19th century में railway had not developed. अभी रेलवे डेवलप नहीं हुई थी अर्ली 19th में and were only beginning to lay down extensive scale. तो यहाँ पे पोर्ट के थ्रू था। ढाका in eastern Bengal, now Bangladesh was foremost textile center था। इसके लिए मूल एंड जमादनी वीविंग के लिए। And if you look at the southern part, second cluster यहाँ पे सब है। Who was the weaver? Weaver कौन थे? Often belong to the community, एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जो कि स्पेशलाइज था वीविंग के अंदर, एंड देयर स्किल वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। एंड दो टाटी वीवर्स ऑफ बंगाल, जुलाहा और मोमिन वीवर्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया जो कि सेल करते थे, सेल एंड कोलार्स एंड देवांग्स ऑफ साउथ आर सम ऑफ द कम्युनिटीज फेमस फॉर वीविंग। तो नाम आ जाए तो याद रखना, दे आर वीवर्स। The first stage of production was spinning. First stage कौन सी थी? स्पिनिंग, जहाँ पे a work done mostly by women. The चरखा and टकली were most जो household थे spinning instrument थे इनमें, and the thread was spun on the चरखा and rolled or टकली मतलब जो भी चरखा चलाने के context में। When the spinning was over, the thread was woven into the cloth by weaving. In most community, weaving was a task done by men. बहुत सारे communities में आदमी इसको करते थे। For colorized textile, colored जो textile है, the thread was dyed by the dyer. इसको हम क्या बोलते हैं? रंगरेज। तो रंगरेज आ सकता क्या है? That is डाई के कंटेक्स्ट में। For printed cloth, weaver needed the help of specialist block printers की इनको जरूरत थी, जिसको क्या बोलते थे? चिपीगार। तो चिपीगार क्या है ये भी आपको याद रखना है। हैंडलूम, हैंडलूम वीविंग जो है एंड ऑक्यूपेशन एसोसिएट विद इट प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस को। यहाँ पे एक ओरंग वर्ड है, पर्शियन टर्म जिसका यूज है वेयर हाउस के लिए, तो ओरंग वाज वेयर हाउस। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इन मॉडर्न टाइम या फिर 18th सेंचुरी में ओरंग वर्ड रेफर टू व्हाट? दैट इज वेयर हाउस। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, कैसी डिक्लाइन हुई? डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया, इंडिया के टेक्सटाइल प्रोड्यूसर को अफेक्ट किया है इन सेवरल वेज। सबसे पहले इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू compete विद ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के टेक्सटाइल के साथ compete करना पड़ेगा जो इतना जल्दी मशीनों से बनता था इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट्स के अंदर। सेकंड, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड ऑल्सो बिकम इंक्रीजिंग डिफिकल्टीज। अगर इंडिया से कुछ आप एक्सपोर्ट कर रहे हो अपने लेवल पे तो आपको हाई ड्यूटीज इंपोज की जाएंगी ऑन इंडियन टेक्सटाइल जो कि इंपोर्ट होंगी ब्रिटेन में। एंड बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में English made a cotton textile successfully, outstood Indian goods from their textile market in Africa, America and Europe. Thousands of weavers in India were now thrown out of employment. इनकी employment जा चुकी थी। बंगाल weaver were roasted, सबसे ज्यादा इनको फर्क पड़ा था। English and Europe जो कंपनी है stopped buying Indian goods and their agents no longer gave out advance, इन्होंने एडवांस देना बंद कर दिया। Distressed weaver brought petition to the गवर्नमेंट टू हेल्प देम, इन्होंने इनको
पेटिशन भी लिखी थी, वी मस्ट स्टाव फॉर फूड। 1823 में कंपनी गवर्नमेंट इन इंडिया रिसीव्ड ए पेटिशन ऑफ 12,000 वीवर स्टेटिंग, इन्होंने बोला कि आप ये सब, हम भूखे मर रहे हैं, बस ये सब इन्होंने बताया था। एंड ए विडो स्पिनर रोट इन 1828 में, ये भी अपनी रिक्वेस्ट लिख रही थी, इसमें कुछ खास नहीं। बट रोस वाज स्टिल टू कम। बाय द 1830 ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ जो था फ्लडेड इंडियन मार्केट। इनफैक्ट बाय 1880 से 2/3 ऑफ ऑल द कॉटन क्लॉथ वोर बाय इंडियन वर मेड ऑफ ए क्लॉथ प्रोड्यूस इन ब्रिटेन। बट 1830 में आते आते हमारे इंडियंस ब्रिटेन के कपड़े पहन रहे हैं। दिस अफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलिस्ट वीवर, सिर्फ स्पेशलिस्ट वीवर को ही अफेक्ट नहीं कर रहा, बट स्पिनर्स को भी करा था। थाउजेंड ऑफ रूरल वुमेन हु मेड ए लिविंग बाय स्पिनिंग कॉटन थ्रेड एंड रेडेड जॉबलेस भी हो गई थी वो। हैंडलूम वीविंग जो थी डिड नॉट completely die in India. This was because some type of cloth could not be supplied by machine. कई ऐसे क्लॉथ भी थे जिनको आप मशीन से नहीं बना सकते। How could machine produce sari with intricate borders और क्लॉथ with traditional woven pattern? आज के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे हमारे कपड़े हैं जो हाथ से ही बनते हैं, मशीन से वो पॉसिबल नहीं है अभी तक। They had a wide demand not only among the rich but almost the middle classes में भी इनकी डिमांड थी। Note that the textile manufacturer in Britain produced the very coarse cloth used by the poor people in India. तो इंडिया के कपड़े आज भी ब्रिटेन में पहने जाते हैं। You must have heard that it's सोलापुर, जो कि वेस्टर्न इंडिया में है, एंड मदुरा इन साउथ इंडिया में। These टाउन emerged important न्यू सेंटर बन गए थे वीविंग के लिए इन लेट 19th सेंचुरी। लेटर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट के आसपास महात्मा गांधी ने लोगों को बताया था कि आप बॉयकॉट करो इंपोर्टेड टेक्सटाइल का, एंड यूज द हैंड स्पून एंड हेड वोन क्लॉथ आप पहन सकते हो। खादी ग्रेजुअली बिकम ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म को भी इसने प्रमोट किया था। चरखा केम टू रिप्रेजेंट इंडिया, इंडिया को रिप्रेजेंट करा था, उसके फ्लैग में भी चरखा आ चुका था। ऐसा होता चल कुछ ऐसा सही था, मतलब something like that. The चरखा came to represent and put at as the center of tricolor flag 1931 में। What happened to the weavers and spinners who lost their livelihood, जिन्होंने अपनी livelihood खो दी थी, उनके साथ क्या था? Many weavers become agriculture labor, ये बन चुके थे, एंड जैसे ही एग्रीकल्चर लेबर बनेंगे तो जो एग्रीकल्चर पहले से करेंगे वहां पे आपकी जो लैंड वो डिवाइड होगी, उन पे बर्डन आएगा। Some migrated to cities in search of work, yet others went to the कंट्रीज चले गए, जैसे प्लांटेशन इन अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में। सम ऑफ दीज हैंडलूम वीवर्स जो है आल्सो फाउंड वर्क इन न्यू कॉटन मिल्स में, एंड दैट वर एस्टेब्लिश इन बॉम्बे, जो कि आज के टाइम मुंबई है, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर एंड कानपुर में। उसके बाद कॉटन मिल्स कैसे आई, यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, राजा दीनदयाल फोटोग्राफ को। द फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेट अप इन इंडिया एज स्पिनिंग मिल, इसको बनाया गया था 1854 में, तो ये ईयर एज स्टेटमेंट आ सकती है, ठीक है। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी बॉम्बे, तो बॉम्बे थी हैड ग्रोन एज एन इंपोर्टेंट पोर्ट, बन गया था फॉर एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड चाइना, तो बॉम्बे से ही जाता था। अभी इंपोर्टेंट सेंटर हमारा बॉम्बे बन चुका था। इट वाज क्लोज टू द वास्ट ब्लैक सॉइल ट्रैक्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया की ब्लैक सॉइल के आसपास, वेयर कॉटन ग्रो किया जाता था। व्हेन कॉटन टेक्सटाइल केम दे वुड गेट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल विद ईज, इजीली उनको ये रॉ मटेरियल जो था वो मिल जाता। स्मेल्टिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम द रॉक, रॉक से जब आपको मेटल ऑब्टेन करोगे या फिर सॉइल से, बाय हीटिंग इट, इसको गर्म करके टू वेरी हाई टेम्परेचर, एट ए हाई टेम्परेचर पे, एंड मेल्टिंग ऑब्जेक्ट, ये सब मतलब उसको पिघलाने के कंटेक्स्ट में। 1900 में ओवर 84 मिल स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन बॉम्बे, बॉम्बे में 1900 तक आते आते 84 मिल बन चुकी थी। मैनी ऑफ दीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय पारसी एंड गुजराती बिजनेसमैन, जो कि इंडियन थे, who made the money through the trade with China, जिन्होंने अपना पैसा बनाया था चाइना के साथ ट्रेड कर। मिल्स came to be other cities also. The first mill in अहमदाबाद में कब स्टार्ट हुई? 1861 में बॉम्बे में, 1854 में, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप कानपुर में, जो कि यूपी में है। ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स जो है लेड टू द डिमांड ऑफ लेबर, लेबर की डिमांड को भी इसने इंक्रीज किया था। थाउजेंड ऑफ पुअर पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड एग्रीकल्चर लेबर्स मूव टू द सिटीज टू वर्क इन द मिल्स, इन्होंने इस मिल में वर्क करना स्टार्ट कर दिया। इन द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस,
द टेक्सटाइल फैक्ट्री ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, जैसे इट फाउंड डिफिकल्टी टू कम्पीट विद द चीप टेक्सटाइल जो इंपोर्ट होता था ब्रिटेन से, क्योंकि यहाँ पे उन पे कोई भी ड्यूटी नहीं लगती थी। मोस्ट कंट्रीज गवर्नमेंट सपोर्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारे हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट किया था बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट। दिस एलिमिनेटेड कंपटीशन and protected infant industries. The colonial government in India usually refused such protection to local industry. लेकिन इंडिया में जो आपकी ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, मतलब ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडिया में ऐसा कुछ नहीं किया था। अदरवाइज हर कंट्री में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बचाने के लिए आप हैवी ड्यूटी लगाते हो, जो आज भी होता है। द फर्स्ट मेजर सपोर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन फैक्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया देयरफॉर वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 18 तक चलेगा, उस टाइम हमारी जो कॉटन टेक्सटाइल थी वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगी, जिसमें इंपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटेन डिक्लाइन हो गया था एंड इंडियन फैक्ट्री कॉल्ड टू प्रोड्यूस क्लॉथ, मिलिट्री सप्लाई के लिए भी इंडिया से ही मंगवाने लगे। टिप्पू सुल्तान की तलवार पे डिजाइन यू कैन सी, एंड ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टिप्पू स्वॉर्ड कोटेशन विद द कुरान विद द मैसेज ऑफ विक्ट्री जिंदाबाद, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ। द स्वॉर्ड ऑफ टिप्पू एंड वुड स्टील, वी बिगिन द स्टोरी ऑफ इंडियन स्टील एंड आयरन मेटलर्जी जो है by recounting the famous story of टिप्पू सुल्तान who ruled the Mysore in 1799। इन्होंने 4 वार लड़े थे, हमने देख लिया था, विद ब्रिटिशर्स, एंड लास्ट में इनकी डेथ हो गई थी। टिप्पू लीजेंडरी स्वॉर्ड आर नाउ ए पार्ट ऑफ वैल्यूएबल कलेक्शन का आज के टाइम में एक पार्ट है, कहाँ पे, इन म्यूजियम ऑफ इंग्लैंड। बट डू यू नो व्हाई द स्वॉर्ड वाज सो स्पेशल, इतनी स्पेशल ये स्वॉर्ड क्यों थी? द स्वॉर्ड हैज एन इनक्रेडिबली हार्ड एंड शार्प एज थे दैट कुड इजीली रिप थ्रू द ओपोनेंट आर्मर, एंड दिस जो आपका दूसरे का प्रोटेक्शन होता है कि उसको तोड़ सकती है। दिस क्वालिटी ऑफ द स्वॉर्ड कम फ्रॉम स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील से बनता था, जिसको क्या बोलते थे, वुड्स। तो वुड्स क्या होता है, काइंड ऑफ वुड्स बोल सकते हो, वुड्स बोल सकते हो, टी में भी साइलेंट हो, तो हाई कार्बन स्टील होता है, विच वाज प्रोड्यूस ऑल ओवर साउथ इंडिया में ऐसा होता था। वुड स्टील when made into sword प्रोड्यूस ए वेरी शार्प एज आ जाती थी विद ए फ्लावरिंग वाटर पैटर्न के साथ। इसके अलावा दिस पैटर्न केम फ्रॉम वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल एम्बेडेड इन द आयरन। फ्रांसिस बुचान who toured through Mysore in 1800, a year after टिप्पू सुल्तान की डेथ के बाद, has left us an account of the technique by the wood steel के बारे में उन्होंने बताया, produced in many hundred of smelting furnace in the Mysore, and in these furnace iron was mixed with the charcoal के साथ इसको मिक्स करते थे and put inside small clay pots, and through an intricate control of temperature the smelter produced steel ingot that were used for sword making, not just in India but वेस्टर्न सेंट्रल एशिया में भी था। Which is anglicized version of कन्नड़, इसका वर्ड है उक्कू, तेलुगु का वर्ड है उक्कू, एंड तमिल का और मलयालम का है उरुक्कू, इन सब का मतलब है स्टील। इंडियन वुड्स स्टिल फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट थे माइकल फेराडे, द लेजेंडरी साइंटिस्ट, एंड डिस्कवर किसको किया था इन्होंने, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। स्पेंट 4 ईयर स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंडियन वुड्स को इन्होंने प्रॉपर्टी स्टडी की थी 4 साल तक। However, wood steel making process, which was so widely known in South India में, इसको जानते थे, and India was completely lost by mid 19th century। Can you guess why was so? ऐसा क्यों हुआ? The sword and armor making industry जो थी died with the conquest of India and by British and import of iron and steel from England से करने लगे, displace the iron and steel by craft version of the India। Sorry, यहाँ पे दिखाया गया है बेलो क्या होता है, एक डिवाइस होता है दैट कैन पंप द एयर। यहाँ पे कौन सा कर रहा है, इसमें डिसाइड कर रहा हूँ। Abundant furnace in the village. Production of wood steel required a highly specialized technique of refining iron की, but iron smelting in India was extremely common till the end of 19th century in Bihar and central India में, and in particularly every district जहाँ पे smelter थे that use the local deposits of और कोई यूज कर रहे थे to produce the iron, which was widely used for manufacture of implements and tools of daily use, and the furnace were most often built
और क्ले एंड सन ड्राइड ब्रिक्स से बनाते थे इन सबको। द स्मेल्टिंग वाज डन बाय द मैन व्हाइल वुमेन वर्क विद द बेलोज pumping the air that kept the charcoal burning, जो चारकोल को जला के रखे। A small village in central India of Agariya's community. Agariya basically iron smeltery होते हैं। By the late 19th century में, however, the craft of iron smelting was declined, या फिर गिर रही थी। In most villages, furnace fell into disuse. The amount of iron produced come down. One reason was new forest law यहाँ पे आ चुके थे, जो हमने चैप्टर 4 में देखे थे कि फॉरेस्ट अब रिजर्व सब्जेक्ट में आ जाएंगे। When the colonial जो गवर्नमेंट थी prevented people from entering the reserve forest, how could the iron smelter find wood for the charcoal? Where could you get the iron ore? आपको iron ore कहाँ से मिलेगा अगर आप फॉरेस्ट में नहीं जा सकते? Defying the forest law, they often entered the forest secretly and collected woods, but they could not sustain their occupation on long time. Many gave up their craft and looked for other means of livelihood के लिए वो start करने कि हम कुछ और कुछ देख सकते हैं। In some areas of the government did not grant access to the forest. बहुत सारे एरिया में गवर्नमेंट ने इनको एक्सेस नहीं दी, but smelter had to pay a very high tax for the forest department, and for every furnace they use, they reduce their income. Moreover, लेट 19th सेंचुरी में आयरन एंड स्टील वाज बीइंग इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन से ही मंगाई जाती थी। आयरन स्मिथ इन इंडिया बिगेन यूजिंग द इंपोर्टेड आयरन टू मैन्युफैक्चर यूटेंसिल्स एंड इंप्लीमेंट बनाने के लिए आयरन जो था ब्रिटेन वाला यूज कर रहे थे। दिस इनएविटेबली लोवर्ड द डिमांड ऑफ आयरन प्रोड्यूस बाय लोकल स्मेल्ट, लेकिन अब लोकल स्मेल्टर जो आयरन लेके आ रहे थे उसकी डिमांड कम हो गई। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी में आर्टिसंस प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील फेस्ड इन न्यू कंपटीशन। Widespread industry. Geological Survey of India. Iron smelting was one time a widespread industry in India, and there was hardly a district away from the great alluvial tracts of Indus, Ganga and Brahmaputra के आसपास थी, in which slag heaps जो हैं are found. For the primitive iron smelter find no difficulty in obtaining sufficient supply of ore, and that no European iron master, could regard its worth and serious consideration. Slag heaps क्या होता है? The waste left when smelting metal, जब किसी मेटल को हम जलाते हैं उसके बाद जो वेस्ट मिलेगा उसकी कैटेगरी। अब आता है आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज इंडिया में कैसी लगी। आज भी हम जो जानते हैं टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये टाइम था 1904 का, जो हॉट अप्रैल ऑफ मंथ में चार्ल्स वेल्ड और अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे एंड दोराबजी टाटा, जो कि एल्डेस्ट सन थे जमशेदजी टाटा के, ट्रेवलिंग इन छत्तीसगढ़ में घूम रहे थे इन सर्च ऑफ आयरन ओर के डिपॉजिट। कहीं पे हमें आयरन के डिपॉजिट्स मिले, आयरन ओर के। दे हैड स्पेंट मैनी मंथ ऑफ a costly venture and source of good iron to set up a modern iron and steel plant in India. इनको बनाना था। जमशेदजी टाटा had decided to spend a large part of his fortune to build a big iron and steel industry, कि मुझे एक स्टील इंडस्ट्री और आयरन इंडस्ट्री बनानी है। But this could be done without it, and it could not be done. अगर अच्छी क्वालिटी का आयरन और नहीं मिलेगा तो हम इसको नहीं कर सकते। एक दिन आफ्टर ट्रेवलिंग इन मैनी आवर्स इन द फॉरेस्ट, वेल्ड एंड दोराबजी कम अपन स्मॉल विलेज में आ गए एंड फाउंड ए ग्रुप ऑफ मैन, जहाँ पे कुछ लोग एंड वुमेन्स जो थे बास्केट लोड में आयरन और लेके जा रहे थे। दीज पीपल वर अगरियाज, और ये लोग अगरिया कम्युनिटी के थे। जब उन्होंने पूछा था कि आप ये कहाँ से लेके आ रहे हो, अगरिया ने पॉइंट आउट किया एक हिल को इन द डिस्टेंस। वेल्ड एंड दोराबजी रीच द हिल आफ्टर द एग्जॉस्टिंग ट्रैक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट से गुजर के वहां पे गए एंड एक्सप्लोरिंग द हिल, जियोलॉजिस्ट ने डिक्लेयर किया दे हैड लास्ट फाउंड व्हाट दे हैव लुकिंग फॉर, कि उनको जो चाहिए था वो मिल चुका है। एंड राजहरा हिल्स जो है वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट आर, जो आयरन और की डिपॉजिट्स थे वो बन गए थे। बट एक यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि द रीजन वाज ड्राई एंड वाटर, बट यहाँ पे आपको वाटर की भी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट होती है, नेसेसरी फॉर रनिंग द फैक्ट्री, and was not to be found nearby. The Tata had to continue their search, लेकिन उन्होंने फिर अपने सर्च को कंटिन्यू किया for more away suitable place के लिए। Then Agaria helped to discover a new source of iron ore. Agaria ने इनकी हेल्प की है, that would later supply Bhilai steel plant. And a few years later, large part of area of the forest इसको क्लियर किया गया है on the river सुबर्ण रेखा के पास, to set up the factory and industrial township बनाने के लिए
और आज हम इसको बोलते हैं जमशेदपुर। जमशेदजी टाटा के नाम पे। हियर देयर वाज वाटर, आपको मिल जाएगा नियर द आयरन ओर डिपॉजिट एंड टाटा एंड स्टील कंपनी, जिसको इसको बोलते हैं प्रोड्यूसिंग स्टील। प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था 1912 में। वैसे आई थिंक 1907 में भी इसको बोला जाता है। इसको आज सेटअप ऑन फॉर्चून टाइम ऑल थ्रू द लेट 19th century में, एंड इंडिया वाज इंपोर्टिंग स्टील मैन्युफैक्चर फ्रॉम ब्रिटेन एंड एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे अब स्टार्ट हो चुका था, as well as had provided a huge market for the rails that Britain produced for a long time. Britain experts जो थे in India, Indian railway में unwilling to believe that good quality of steel can be produced in India. कई साल तुमको ये लगा कि इंडिया में good quality of steel नहीं बन सकती। इसके अलावा टिस्को जो था was set up the situation when changing the, मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होएगा तब वो लोग यहाँ से लेने लगेंगे, बस इतना सी बात है। 1990 में colonial government was buying 90% of the steel manufactured by Tisco. Expansion of the steel at the time of war. This was the October 1919 की picture जमशेदपुर was. This happened during the First World War and after, and the national movement जो था developed the industrial class and became stronger. The demand of government protection became louder. Struggle वो लोग कर रहे थे to retain the control over India. तो जमशेदजी टाटा ने इंडियन जो लीडर थे उनका भी साथ रखा, एज वेल एज ब्रिटिशर्स के साथ भी बना के रखे ताकि कुछ कंसेशन मिल सके। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कंसीड मैनी ऑफ दिस डिमांड इन लास्ट डिकेड ऑफ द कॉलोनियल रूल्स। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है अर्ली ईयर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जापान। द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जापान इन द लेट 19th century में प्रेजेंट ए कॉन्ट्रास्ट ऑफ इंडिया। द कॉलोनियल स्टेट इन इंडिया keen to expand the market for British goods के लिए was unwilling to support Indian industry, and in Japan the state encouraged the growth of industry। लेकिन जो जापान खुद अपने देश की इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा था। इन मेजी रिजाइम which assumed the power in Japan 1868 में believed that Japan need to industrialization in order to resist western domination को resist करने के लिए इन्होंने इंडस्ट्रियलाइज किया अपने देश को। So it initialized a series of measures to help the industrialization. Postal service, telegraph, railway, steam engine, इन सबको डेवलप किया गया। Most advanced technology from the west was important, adopted the need of Japan. Foreign experts were brought to the train Japanese professional, and industrial were provided with the generous loan for the investment by company। मतलब जापान ने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन खुद चलाया। That's it. So इनमें से कोई भी आप एक क्वेश्चन कर सकते हो। ये क्वेश्चन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।